सरल रेखाओं के बीच का कोण, दो सरल रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है उसको हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बच्चों डिस्कस करेंगे। ठीक, सो यहां पर दो रेखाएं हैं और इन दो रेखाओं को बच्चों ये हमने इस तरह से स्केच कर दिया। ठीक है, और सपोज ये पहली लाइन है जिसका इक्वेशन y इक्वल टू m1x प्लस सी 1 है, और दूसरी लाइन बच्चों ले लेते हैं ये y इक्वल टू m2x प्लस सी 2। ये दो रेखाएं हैं, इन दो रेखाओं के बीच के कोण को हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग जानते हैं अगर इस पहली लाइन का स्लोप ये θ1 है तो m1 इज इक्वल टू θ1, और दूसरी लाइन का स्लोप ये θ2 मान लिया। ठीक है, सो यहां पर m1 की वैल्यू है बच्चों tan θ1 और m2 की वैल्यू है tan θ2। ठीक, अब इन दोनों के बीच का ये एंगल है। ठीक, जो छोटा एंगल होगा रेखाओं के बीच में, रेखाओं के बीच का कोण अधिकतम 90 डिग्री होता है। रेखाओं के बीच का कोण कभी 90 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 90 तक हो सकता है। ठीक, आप वेक्टर भी साथ साथ पढ़े हैं फिजिक्स में, लेकिन दो वेक्टर्स के बीच का अधिकतम कोण 180 तक हो सकता है। ठीक, लेकिन रेखाओं के बीच का कोण ये अधिकतम 90, शून्य से लेकर के 90 तक। ठीक है, सो यहां पर हाँ सिंग वाईटी टेक्निक वाले जुड़े हैं। बच्चों अब ये कोण हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, ये ट्रायंगल बन रहा है, आप चाहें तो वो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मान लिया, ये ए बी हो गया, फिलहाल इनकी जरूरत नहीं है। तो किसी त्रिभुज में हम लोग देखते हैं कि जो बहस कोण होता है वो सामने के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो त्रिभुज ओ ए बी में ठीक θ2 इज इक्वल टू बहस कोण हुआ, ये सामने के दोनों अंतः कोण θ और θ1 है, सो θ प्लस θ1, या यहां से बच्चों आपको मिल जाएगा थीटा की वैल्यू हो गई θ2 माइनस θ1। ठीक, ये अब हमको m1 और m2 मालूम है। ठीक, θ1 और θ2 हमने अपने से माना है, इसलिए दोनों पक्षों में अब हम tan संक्रिया से tan से ऑपरेट कर देते हैं। tan θ इज इक्वल टू tan ऑफ θ2 माइनस θ1। tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों, सो यहां से हो जाएगा tan θ इक्वल टू tan θ2 माइनस tan θ1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। ठीक, ये हो गया, या tan θ इज इक्वल टू tan θ इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो गया m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m। जहां तक ये फॉर्मूला बच्चों हम लोगों को मिला है, ध्यान देना है कि रेखाओं के बीच का कोण 90 से अधिक हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि tan θ की वैल्यू एंगल θ अगर 90 तक है, 0 से लेकर 90 के बीच, तो tan की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आना है। ठीक, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। बाय द वे अगर ये क्रम उल्टा है और उस तरह से है, ये नेगेटिव आ रहा है, तब भी हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना है। सो यहां पर हम लोग इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। ठीक, अर्थात नेगेटिव आने पर भी इसको क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक, सो ये फॉर्मूला बना tan θ इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m2 माइनस m1 1 प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2।
यहां m1 माइनस m2 होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना है। सो दो रेखाओं के बीच जो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला हुआ वो हुआ tan थीटा इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कुछ जो है यहां पर कंक्लूजन क्या क्या हो सकते हैं। ये दोनों रेखाएं समांतर भी हो सकती हैं, दोनों रेखाएं लंबवत भी हो सकती हैं, या उनके बीच का कोई कोण हो सकता है, ठीक। तो यहां पर हम लोग शर्त लेकर के चले कि दोनों रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध, ठीक। तो ये हो जाएगा y बराबर m1x प्लस c1 तथा y बराबर m2x प्लस c2 से निरूपित रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। समांतर होने का क्या प्रतिबंध होगा, थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहां थीटा इक्वल टू 0, तब tan 0 इक्वल टू हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अब tan 0 0 हुआ तो ये इधर आ गया, 0 इज इक्वल टू ये m2 माइनस m1, एब्सोल्यूट वैल्यू आप हटा सकते हैं, ठीक। सो दिस इंप्लाइज m1 इंटू m1 इज इक्वल टू m, ठीक। तो दो रेखाएं समांतर होती हैं कब, जब m1 इक्वल टू हो कितना, m2, अर्थात दोनों रेखाओं का ढाल समान हो, ठीक। अगर दोनों रेखाओं का ढाल समान है तो ऐसी दशा में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, ठीक। इसमें आप चाहें तो एक कंडीशन और जोड़ सकते हैं, ठीक है, रेखाएं संपाती हो सकती हैं। समांतर और संपाती में क्या अंतर है बच्चों, जैसे इनके सामने ये दो रेखाएं स्केच की तो ये दोनों समांतर हैं, और अगर दोनों रेखाएं एक पर हो जाएं, एक ही पर आ जाएं, ठीक, जैसे ये दोनों रेखाएं एक पर हो गई तो ये संपाती हैं, ठीक। संपाती रेखाएं, अंग्रेजी में इनको कहते हैं कॉन्साइडेंट लाइंस, ठीक, कॉन्साइडेंट, और ये पैरेलल है, समांतर है। जब ऐसा होगा तो ये समांतर है, ठीक। तो संपाती होने के लिए C1 इक्वल टू C2 भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तब दोनों रेखाएं एक ही इक्वेशन से निरूपित होंगी। तो ऐसी दशा में अगर हम संपाती होने की शर्त की बात करें तो संपाती होने की शर्त कॉन्साइडेंट लाइंस है, तो उस केस में बच्चों m1 इक्वल टू m2 होगा तथा कितना होगा, C1 इक्वल टू C2, ठीक। ये शर्त होगी संपाती होने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध, ये दोनों रेखाएं लंबवत कब होंगी, तो y बराबर m1x प्लस c1 तथा y बराबर m2x प्लस c2 से निरूपित रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध।
लंबवत होने का प्रतिबंध, ये क्या होगा, तो यहां ऐसी दशा में बच्चों थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, दोनों के बीच का कोण 90 हो जाएगा बच्चों। और तब tan 90 इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m। tan 90 इनफाइनाइट होता है, ठीक है, और इनफाइनाइट को आप लिख सकते हो 1/0, क्योंकि ये साइन 90 अपॉन कॉस 90 करके कर सकते हो। तो यहां से आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो हो जाएगा कितना, 1/0, वहां से यहां आ गए 1/0 इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 प्लस m1 इंटू m2। वन प्लस m1 इंटू m2, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है। सो यहां से इंप्लाइज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ठीक। अर्थात अगर दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल, उनके स्लोप्स का गुणनफल हमेशा कितना होगा, -1, ठीक। सो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक। कुछ बातों को हम लोगों ने एक्सक्लूड कर लिया है, उनको भी, क्योंकि आपकी बुक में मैंने देखा उसमें उन्होंने डिस्टेंस फॉर्मूला भी दिया है, ठीक है। और हाँ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का एक वीडियो अपलोड है, ठीक है, वो हाई स्कूल वाला है, ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक। तो उसको, उस पर ना जाकर के डिस्टेंस फॉर्मूला, दो बिंदुओं के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं उसको, वो होता है अंडर रूट, ठीक, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक। इसके साथ साथ इसमें विभाजन सूत्र भी है, ठीक है। विभाजन सूत्र भी हमने आपको, और हमारे वीडियो लेक्चर्स जो आप देखेंगे उसमें आपको विभाजन सूत्र के भी जो है डेरिवेशन वो सब दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ये काम चलाते हैं, इसको सूत्र आपको बता देते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो विभाजन सूत्र का ये फॉर्मूला हम आपको दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा है ए बी, और ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और कोई बिंदु C है जो इसको m1 अनुपाते m2 में विभाजित कर रहा है, ठीक है। यहाँ m1 m2 प्रवणताएं नहीं है, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम इसको mn भी लिख सकते हैं, या वैसे m1 m2 आसान रहेगा, तो m1 m2 ये। तो C बिंदु के निर्देशांक अगर x y आप लेकर के चले, ठीक, तो x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये अंतः विभाजन का है जब C बिंदु इस तरह से हो, ठीक, अंतः। और y इक्वल टू होता है बच्चों m1 y2 प्लस m2 y1, क्रॉस रहता है, ध्यान दीजिए, और क्योंकि ये m1 के साथ y1 नहीं है, m1 y, और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये दोनों फॉर्मूला ये अंतः विभाजन सूत्र है, अंतः विभाजन है ये, ठीक है। और इसी तरीके से बाह्यता विभाजन का अगर देखें,
बाह्यता विभाजन इस तरह की बात हुई, ए बी और ये बिंदु सी है जो बाह्यता विभाजित कर रहा है, और ए सी अनुपाते बी सी इज इक्वल टू है m1:m2। तब ये ऐसी दशा में ये बाह्यता विभाजन कहलाएगा। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, x2 y2, ठीक है। और C बिंदु के निर्देशांक x y आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो इसमें x इक्वल टू होगा, ठीक, m1 x2 माइनस m1 m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, ठीक। और y इक्वल टू होगा बच्चों m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। ये बाह्यता विभाजन के लिए है, बाह्यता विभाजन। अब इनमें और क्या हो सकता है, किस तरह, जैसे कभी कभी होगा बच्चों कि आपको अनुपात निकालना होगा। अनुपात जब आप निकालेंगे तो कभी भी m1 m2 अनुपात लेकर के नहीं चलेंगे। किसी भी अनुपात को में एक अनुपात को 1 किया जा सकता है और दूसरे को जो है कोई जो है चर हो सकता है या कोई संख्या हो सकती है। जैसे कहीं पर है कि अनुपात 3:2 है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 1:2/3 ऐसे लिखा जा सकता है। सो इसमें जब आप एक को 1 मान लेते हैं तो अज्ञात एक ही रह जाता है, यही सिर्फ अज्ञात रह जाएगा, ठीक है। तो उसमें कैलकुलेशन में आपको सुविधा होगी, दो समीकरण नहीं बनेगी। तो जब भी आपको बच्चों अनुपात निकालना होगा तो उसको आप मान करके चलेंगे 1:λ या 1:μ, ठीक है। उसमें m1:m2 नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये आसानी रहेगी। तो ये था विभाजन सूत्र दोनों प्रकार के, ठीक है। अब और हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पिछले टर्न पर हमने आपको जो जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन बता रहे थे, किसी रेखा का जो है व्यापक समीकरण की हम लोग बात कर रहे थे। तो उस व्यापक समीकरण को रेखाओं के विभिन्न रूपों में किस प्रकार बदलना है वो हम आपको इस वीडियो लेक्चर में अभी सिखाने वाले हैं। कैसे आप, और कैसे अगर मान लो कोई रेखा दी है तो कैसे उस पर मूल बिंदु से उस पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी वो आपको देखना है। तो अगला हेडिंग है रेखा के व्यापक रूप का विभिन्न रूपों में परिवर्तन। तो रेखा के व्यापक रूप का, ठीक है, रेखा के अन्य रूपों में रूपांतरण। तो यहां पर बच्चों ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये रेखा का व्यापक रूप है, ठीक है। अब हमको इसको बदलना है प्रवणता रूप में। प्रवणता रूप होता है बच्चों y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। तो देखें कैसे बदलेंगे इसको। तो यहां से प्रवणता रूप में रूपांतरण कैसे करेंगे।
बहुत आसान, बी वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी। ठीक, तो यहां से हो जाएगा बच्चों y इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी। अब ये देखें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, तो यहां पर बच्चों ये हो गया m की वैल्यू हो गई माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, और जो y अक्ष पर कटा अंतःखंड हुआ, ठीक, y अक्ष पर कटा अंतःखंड, ये इसे वैसे हम c से लिखते थे तो यहां बड़ा c लिख देते हैं। ठीक, c इक्वल टू कितना हो गया माइनस स्मॉल c अपॉन बी। स्मॉल c और ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ये रूप है, मतलब इसको ये एम एक्स और प्लस सी। ठीक, ये तो ध्यान दीजिएगा ये c इसमें था, ठीक, ये वाला c, और चाहे तो आप इसको बदल सकते हैं, इसको आप C1 कह सकते हो तो ये C1 हो गया, तो अंतर रहेगा। ठीक, ये इस तरह से बदल देंगे इसको किस रूप में, ये प्रवणता रूप। अब अंतःखंड रूप में रूपांतरण, अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप में रूपांतरण, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसके लिए क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, और माइनस सी से पूरे को डिवाइड कर दिया, दिस इंप्लाइज ax अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1, क्योंकि अंतःखंड रूप में राइट साइड में 1 रखना होता है। ठीक है, सो यहां से इसको लिख सकते हैं बच्चों x अपॉन माइनस सी अपॉन ए। ये a ऊपर जाएगा इस तरह से, क्योंकि उसमें रहता था x अपॉन ए। ठीक है, इधर प्लस y अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो x अक्ष पर कटा अंतःखंड की लंबाई है माइनस सी अपॉन ए, और y अक्ष पर कटे अंतःखंड की ये किस रूप में आ गया, ये आ गया x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इस रूप में। ठीक है, तो a और b का काम कर रहा है ये। ठीक, तो यहां से बच्चों x अक्ष पर कटा अंतःखंड अंतःखंड बराबर हो गया माइनस सी अपॉन ए, और y अक्ष पर कटा अंतःखंड बराबर हो गया माइनस सी अपॉन बी। ठीक, तो इस तरह से इसको अंतःखंड रूप में ले आएंगे आप।